let's revise all the chapters today. Today you will be only giving the answers and I will be putting the questions. ठीक है, डायग्राम कोई रिवाइज करना है तो वो बोल दो पहले. सेल चैप्टर के मैंने सारे डायग्राम्स आपको रिवाइज कर दिए हैं. ठीक है, देख लेते हैं अगर कोई डायग्राम रह भी गया एक बार. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कोई डायग्राम नहीं है. ठीक है, कैंडल की फ्लेम का डायग्राम है. कोल एंड पेट्रोलियम के डायग्राम्स भी हमने कर लिए हुए हैं. वो सिर्फ आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैंने बताया है. ठीक है, बट दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी. कंबशन ऑन फ्लेम में फ्लेम का डायग्राम आएगा. हाँ, उसमें वो कल हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिस्कस कर लिया हुआ है. सेल चैप्टर के सारे डायग्राम्स डिस्कस कर लिए हुए हैं. फोर्स एंड प्रेशर में कोई डायग्राम नहीं है. फ्रिक्शन में भी कोई डायग्राम नहीं है. सब नेचुरल फिनोमिना का हमने कल डायग्राम डिस्कस कर लिया है. पॉल्यूशन करवा तो दिया कि दोबारा रिवाइज करना एक बार. चलो चलिए क्वेश्चन आंसर्स. आपने सुनाने हैं बस और टर्न बाय टर्न. ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं गुरदत्त से. गुरदत्त स्टैंड अप बेटा. एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. बैठिए. नेक्स्ट, wheat is not a खरीफ क्रॉप. और एग्जांपल बोलो राइस और मेज के अलावा खरीफ की. पी भी नहीं है. नहीं, सोयाबीन है. ठीक है, पी सोयाबीन. ठीक है, बैठो. हाँ जी, इधर से तन्मय स्टैंड अप. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलो कौन कौन सी करते हैं हम. सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन होती है. देन वो उसी में ही हो गई लूजनिंग एंड लेवलिंग. तो कर देंगे इसके बाद है लेवलिंग करेंगे. तो ये तो इसी में ही हो गई है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में. उसके बाद बोलो सीधे सो कर देंगे सीड्स को. कोई सिलेक्शन नहीं होगी. सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. हाँ जी, उसके बाद सीधा इरिगेशन कर देंगे. इरिगेशन, इरिटेशन नहीं कहा उसने. सीधी इरिगेशन कर देंगे. कोई न्यूट्रिएंट कोई मिनरल्स नहीं उसको देने हैं. तो तुम बोल तो रहे नहीं हो. आगे आगे. रीडिंग साइट्स. और इसमें और कुछ नहीं किया. आगे तो वो मेथड्स होना हमने इसमें लिखने, वो तो सब मेथड्स हो जाते हैं. हाँ जी, वीडिंग के बाद वीड्स भी हो गए, रिमूव कर दिए. इसके बाद है कम से कम मुझे तो सुन जाए इतना तो बोलो. हार्वेस्टिंग के बाद बैठो. चलो नेक्स्ट. 3 टाइप्स ऑफ कंबशन कौन कौन सी होती हैं.
वो बहुत रैपिड है। रैपिड कंबशन क्या है? इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, उसके बाद स्पॉन्टेनियस। अच्छा, वो स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाती है विदाउट फ्लेम, विद फ्लेम। गिवन, टर्न बाय टर्न चलना है, हैंड्स डाउन। बोलो, एक्सप्लोसिव कंबशन बोल दो फिर। So burning of any substance in the form of an explosion, nuclear bombs हो सकते हैं, producing the heat, light and sound energy. Spontaneous combustion क्या होता है? When the substance it burns on its own, ठीक है, कि उसका इतना कम ignition temperature होता है, रूम टेम्परेचर से भी कम उसका ignition temperature होता है कि वो अपने आप जो substance है वो क्या कर जाती है? burn कर जाती है. Okay, yes, the examples are forest fires, right, and the white fire. जी हरमन, stand up. How will you show that the liquids exert equal pressure at the same depth? How will you show with the help of an activity that the liquids exert equal pressure at the same depth? बनाओ यहाँ पे आके एक्टिविटी, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन करो. That how you will show that the liquids they will be exerting the same pressure at same depth. एक्सप्लेन करो इस एक्टिविटी को, क्या क्या लेना है हमने. ए बी सी नाम दे दो इनको जितना भी है आपका. सो वी विल बी मेकिंग अ होल एट पोजीशन ए एंड एट पोजीशन बी, ठीक है. तो दोनों सेम पोजीशंस हैं एट द सेम डेप्थ फ्रॉम द प्लेट. ओके, नेक्स्ट. After some time you can see the water starts coming out of the hole and the same pressure. So equal amount of pressure will be exerted by this liquid from both the holes A and B, and the liquid that is coming out it will be covering the equal depth from both the sides. ठीक है. हाँ जी, अनंत stand up. What are fault zones? Fault zones. Sorry. What are fault zones or dislocation effects? राघव, मैंने आपको कुछ कहा था बेटा.
ईशान, what are fault zones? Raghav, what are fault zones? That are okay. So basically, the fault zones or the dislocation zones, they are the zones that are more prone to the earthquake. ठीक है, तो उन जोन्स को हम क्या कहते हैं? फॉल्ट जोन, जहां पर अर्थक्वेक की आने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होती है? ज्यादा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट है उसमें कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं. There are some weak points in your tectonic plates that give rise to the dislocation effect or the fault zones. Okay. Weak points. Weak points. चलो. Different ways of increasing friction. फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम? पहले मास नीचे करो. हाँ. अच्छा, रफ सरफेसेस दे इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन. और डिफरेंट वेज पूछे हैं, और बताओ. बस एक ही चीज है जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज होगी. ग्रूव्स इन दी टायर्स. और कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज हो गया? स्पाइक्स एंड ग्रूव्स हो गए. स्पाइक्स इन शूज हो गए, ग्रूव्स इन टायर्स हो गए. और बस. So using sand or some other rough substances that will increase the friction. पाउडर क्या करेगा फ्रिक्शन को? चलो ईशान, स्टैंड अप. Discuss the function of mitochondria. माइक्रो नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया. क्या फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? ईशान, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पूछा है. लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है बाकी सेल से. कौन से सेल में? देख लो. राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? राइबोसोम्स. सेल चैप्टर ही नहीं आता. बहुत अच्छी बात है. What is global warming? खड़ा हो रहा. So they are the greenhouse gases. कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC एंड वाटर वेपर. ठीक है, so they are the greenhouse gases. Sit down. चलिए अकुल तेरा हो गया टर्न. Differentiate between cell wall and cell membrane. Differentiate between cell wall and cell membrane.
So cell wall is present only in cell membrane is present in both plant and animal cell. So cell wall is thick, rigid and non-elastic membrane. And cell membrane is इस पॉइंट को आप स्प्लिट भी कर सकते हो दो पॉइंट्स में. यहाँ पर आपने तीन चीजें इकट्ठी लिखी हैं. यू कैन राइट डाउन दैट इज थिक एंड नॉन इलास्टिक. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो. रिजिड वाला पॉइंट अलग बना सकते हो या इलास्टिसिटी वाला पॉइंट अलग कर देना. ठीक है, तो यहाँ पर आपने हाँ वो थिक है ये थिन है. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स इकट्ठे लिखे हैं. अगर इनको सेपरेट करने की जरूरत पड़ी तो कर लेना. ओके, पेपर में अगर ज्यादा पॉइंट्स पूछे हुए हैं तो डेट इज फुली परमिएबल. सारी चीजों की एंट्री को अलाउड करेगी बट डेट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल जो मर्जी लिख दो. ठीक है, सेल वॉल इज द लिविंग मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज द नॉन लिविंग मेम्ब्रेन. उसके बाद किसकी बनी होती है? सेल वॉल इज मेड ऑफ अकोल cellulose and cell membrane is made of lipids and proteins. ठीक है जी. Any other point left? Okay. तो लिखी तो प्लांट सेल में और वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में. आउटर कवरिंग है. हाँ लिख लो. आउटर कवरिंग है. दिस इज द एक्स्ट्रा कवरिंग मेम्ब्रेन दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल वॉल जो है और क्या प्रोवाइड करती है? सेल वॉल शेप है. वो तो एक मेम्ब्रेन है ना. हाँ तो प्रोटेक्शन देती है बस. और इट सेपरेट्स द वन सेल फ्रॉम द अनदर सेल. जैसे वो शेप एंड प्रोटेक्शन दे रही है, यहाँ पर ये जो है एक सेल को दूसरे सेल से क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है या सेपरेट. नॉट एक्स्ट्रा कवरिंग मेम्ब्रेन. और लिखो शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सेल वॉल इट प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल. Provide shape and protection, and this provide protection and separates one cell from the another cell. Non-living. This is the extra covering of the cell wall. Extra covering membrane है. And that is not the extra covering. No extra covering membrane. ठीक है? Provide protection and separates one cell from the another cell. So cell wall, this is present in plant cell, and this is present in both the plant and the animal cell. This is thick, rigid and non-elastic. इस point को अगर आपको split करना पड़ा तो आप कर सकते हो. ठीक है? That is thin, elastic and delicate membrane. ठीक है, फुली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, सेलुलोज की बनी है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी हुई है, एक्स्ट्रा कवरिंग मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन इज नॉट द एक्स्ट्रा कवरिंग मेम्ब्रेन. प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन एंड दैट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम द अनदर सेल. ठीक है, शेप प्रोवाइड करती है, शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है.
लगती है बेटा। चलो स्टैंड अप। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? मास पेनो वाला। द प्रेशर that is exerted by the, okay, how a rubber suction pad helps or works? रबर सक्कर वर्क्स, कैसे काम करता है रबर सक्कर? कौन सा फिनोमिना होता है जो रबर सक्कर स्टिक कर जाते हैं चीजों पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे करते हैं? हाँ जी, हाउ रबर सक्कर इट स्टिक्स टू द ऑब्जेक्ट? कैंसल्स क्या करता है? बैठिए, देखो, sit down. Suppose this is the object on which I want to place the rubber sucker. रबर सक्कर देखे हुए हैं आपने? ठीक है, तो what will happen? Suppose मैंने ये रबर सक्कर जो है वो यहाँ पर प्लेस करवा दिया, ठीक है, ऐसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट के साथ होल्ड करवा दिया उसको। अब जब आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाने की कोशिश करते हो, चिपकाने की कोशिश करते हो, राइट, तो ये जो एयर होती है यहाँ पर ये क्या कर जाती है? इट लीव्स द स्पेस। तो अंदर क्या बन जाता है? वैक्यूम इज क्रिएटेड। जब मैं इसको ऐसे लगाने लगी हूँ ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जितनी भी एयर है वो सारी बाहर की तरफ चली जाती है। ओके, नाउ दैट एयर इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दिस साइड। ये जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो क्या करती है? वो प्रेशर एक्सर्ट करती है इस साइड पे, जिसके कारण जो रबर सक्कर है वो स्टिक कर जाता है आपके ऑब्जेक्ट के साथ। अब जब मैंने इसको रिलीज कराना है, मैं ऐसे इसको खींच रही हूँ, मैं किस तरफ खींच रही हूँ इसको? ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई एम पुलिंग इट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यानी कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा मुझे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? फोर्स। ठीक है, तो तभी मैं उसको पुल कर पाऊंगी। ओके, so this is how the rubber sucker it works on the principle of atmospheric pressure. चलिए नेक्स्ट, नवे। तो फ्लेम का डायग्राम बनाओ। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। आजा, कोई बात नहीं। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम का डायग्राम बनाओ। पहले बताओ कौन कौन से जोन्स होते हैं फ्लेम में? नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एंड, बनाओ। So we are having 3 zones: luminous, non-luminous and the dark zone. एक blue zone भी होता है, okay, that marks the complete combustion in the dark zone. चलो enough. ये luminous zone है।
बस एक्सप्लेन कौन करेगा? ब्लू जोन नहीं बनाया, कैंडल वैक्स नहीं लिखी, कैंडल नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा है। डायग्राम ऐसे बनाओगे नंबर नहीं मिलने हैं। लवेश आपने खड़े होना है बेटा, मुझे लग रहा है। तन्मय आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है बेटा। और क्या बनाना था मैंने? चलिए, लेट्स एक्सप्लेन नाउ। सो दिस इज द ब्लू जोन, दैट इज द नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है, दैट मार्क्स द कंप्लीट कंबशन जोन। ओके, हमेशा याद रखना है कंप्लीट कंबशन का कौन सा जोन है? नॉन ल्यूमिनस जोन है। ओके, दैट मार्क्स द कंप्लीट कंबशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद आता है लुमिनस जोन। लुमिनस जोन कौन सा है? ये वाला, एंड दैट इज मेजर इन पार्ट, जो ऑरेंज येलो कलर का जोन बनाया है, ये सारा कौन सा जोन है? दिस इज द लुमिनस जोन, ठीक है। तो कैंडल की फ्लेम में ज्यादा वाला पार्ट कौन सा होता है? लुमिनस जोन ज्यादा होता है। ओके, एंड दैट मार्क्स द इनकम्प्लीट पार्शियल जोन, ठीक है। पार्शियल कंबशन का जोन होता है जहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं होती। दिस इज द डार्क जोन। हाँ जी, this is the dark zone that marks no combustion zone. Okay, but still near to the candle wax, जहां पर कैंडल वैक्स आपकी बर्न करती है, वहां पर थोड़ा थोड़ा ब्लू जोन जो है वो हमें नजर आता है। क्यों नजर आता है? that marks the complete combustion. Okay, so this is about the structure of the flame. और इसके साथ आपने लिखना है सारा complete combustion है, ठीक है। and this zone marks the incomplete combustion. This zone marks the no combustion zone. ओके, तो ये सारी चीजें आपने साथ में मेंशन करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोक। कोक की प्रॉपर्टीज बोलिए बेटा। कोक, KCOKE। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस कोक की। थिन, कोक थिन होती है, थिक होता है, अच्छा, थिक एंड पोरस, ओके। और थिक है, पोरस है, और बस। पेपर में आएगा, आप इतना ही लिखोगे, दैट इज थिक एंड पोरस, दैट्स इट। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा। कोल टार। मास्क नीचे करो, मुझे सुन नहीं रहा। विद अनप्लीजेंट स्मेल, ओके। ब्लैक थिक लिक्विड है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल है। और प्रॉपर्टीज, और मैंने इतना ही करवाया आपको, है इतना ही करवाया है। फिर कहाँ यूजेस होते हैं इसके?
फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, कहाँ पर? What is used for metalling of roads? Metalling of road किसके लिए यूज होते हैं?